यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग सही रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। फ्रेंड्स, वेलकम टू सेमिकॉन क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। गाइस, सेमिकॉन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे मिलते रहती हैं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो गाइज ये चैनल आपको बहुत बहुत और बहुत सारी काम की इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करेगा। नाउ फ्रेंड, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज गाइज एक्चुअली है क्या? इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज यानी आईईएस एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है या फिर एक ऐसी सर्विस है आईईएस जो हर एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट लेना चाहता है। यानी अगर अगर किसी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर लिया है तो बेसिकली उनका फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो टारगेट होता है वो आईईएस ही होता है। क्योंकि गाइस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एक ऐसी पोस्ट है जो आपको कंट्री के लिए, कंट्री के बारे में सोचने के लिए सपोर्ट करती है। यानी आप अपनी कंट्री के लिए सोच सकते हो और आपको बाकायदा इसकी अथॉरिटी होती है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप पॉलिसी बना रहे हो, उनको आप इम्प्लीमेंट करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज इज अ वेरी गुड पोस्ट फॉर द इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। बट फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि आईईएस, आईएएस और आईईएस, इन दोनों में डिफरेंस इतना सा होता है कि आईएएस के अंदर आप लोगों को जो है डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग्स होती हैं, यानी आप डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग्स पर होते हैं आईएएस, आईपीएस। ठीक है गाइस, लेकिन जो आईईएस होता है ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क पर डिपेंड करता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, यानी आपको एक ऑफिस में ही कागजों के बीच में रहकर काम करना है, एक ऑफिस वर्क करना है जिसमें आपकी पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। इसका मतलब गाइज आपका पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होगा, और गाइज जितना पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होगा उतना ही आपका ध्यान अपनी कंट्री की पॉलिसीज पर ज्यादा चलेगा। तो गाइज मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना। और गाइज एज यू नो, हम लोग जो आईईएस की सीरीज जो कर रहे हैं, इससे पहले की वीडियो में गाइज मैंने आप लोगों से इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के सिलेबस का डिटेल डिस्कशन किया, जहां पर मैंने आपको बताया था कि आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी सिलेबस को पढ़ते हुए उसका रेफरेंस क्या ले सकते हो, जो जो आपने ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में किया था। यानी मैंने आपको बताया है कि अगर अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई टॉपिक आईईएस के सिलेबस में है तो वो आपकी अंडर ग्रेड में कहां पर है और पोस्ट ग्रेड में कहां पर है। ठीक है जी, यूजी में कहां पर है और पीजी में कहां पर है। तो फ्रेंड्स, मैंने वो वीडियो से पहले की वीडियोस है, 4 वीडियोस बनी हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गाइस सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखिएगा। वो वीडियोस गाइस बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ फ्रेंड्स हमारी इस सीरीज के अंदर हम लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के पेपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है गाइज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के पेपर्स का डिस्कशन का मतलब ये हो जाता है कि मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और पूरी डिटेल थ्योरी लिखवाऊंगा, डिटेल न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे पेपर्स हैं, जो तो जितना ट्राई हो पाएगा, जितना हम लोग कर पाएंगे उतना हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस इतना सही है गाइस कि आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बहुत सारी काम की बातें आपको पता चलेंगी, बहुत सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग्स होंगे। ठीक है, और अगर आपको जरा सा भी कोई हमारी इस वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा लगता है तो गाइस हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब तो आप कर चुके ही होंगे, लाइक जरूर करना। और गाइस अगर आपको कुछ भी कमी दिखती है, कुछ ऐसा दिखता है जो आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, या आप चाहते हो कि हम और भी कुछ एक्स्ट्रा बताएं, हो सकता है कि हम अपने अकॉर्डिंगली बता रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमें मतलब बेसिकली स्टूडेंट को और भी चीजें एक्स्ट्रा और पता होनी चाहिए, बतानी चाहिए, तो गाइज आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो गाइज आज की इस क्लास के अंदर हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का 2019 यानी 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पेपर नंबर जनरल इकोनॉमिक्स, पेपर नंबर 1। ठीक है गाइज, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हमारा जो जर्नल इकोनॉमिक पेपर नंबर 1, जैसा कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्टडी करा हुआ होगा, 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, वो डिटेल डिस्कशन मैंने चारों वीडियोस में बता दिया है जो पहले की वीडियोस थी। ठीक है जी, ये 200 मार्क्स का होता है बेटा, और ये पेपर 3 घंटे का होता है। बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी जो पुरानी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी इससे पहले की 4 वीडियोस हैं जो बिल्कुल डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन पर बेस्ड है, डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, डिटेल सिलेबस डिस्कशन पर गाइस वो बेस्ड हैं। तो अगर
आप में से किसी पर्सन ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक गाइज अपलोड करूंगा, ठीक है। अगर आप में से किसी पर्सन ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में गाइज उन वीडियोस के लिंक होंगे, और साथ साथ गाइज हमारी एप्लीकेशन का भी लिंक होगा। अगर आपको कोई भी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए, मान लो आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे कि आप लोग गाइज क्या करोगे, गूगल पर सर्च करोगे, मल्टीपल जगहों पे सर्च करोगे, फिर उसको सेव करोगे। गाइज हम लोगों ने इन पेपर्स को ऑलरेडी सेव करके एक प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है, तो गाइज आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे वहां पर, और गाइज आपको वहां पे सिलेबस भी मिल जाएगा, जैसा सिलेबस मैंने पढ़ाया उसकी पीडीएफ फॉर्म भी मिल जाएगी आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जरूर 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 उन वीडियोस को देखिए और साथ साथ हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करिए। गाइज इट्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट। नाउ फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। गाइज कुछ डिस्कशन समझना यहाँ पर। जी बेटा देखिए, अगर हम इसकी बात करें इस एग्जाम की, तो इसमें बेटा 13 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है जी, 13 क्वेश्चंस होते हैं और 3 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। अब देखो सिर्फ इसमें जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो कंपलसरी होता है, ठीक है। ये जो सेक्शन होता है बेटा वो बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है, ठीक है बेटा। फर्स्ट सेक्शन आपका कंपलसरी होता है। दूसरे सेक्शन में बेटा आपके पास टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, एंड इन थर्ड सेक्शन बेसिकली थर्ड सेक्शन में आपके पास बेटा 5 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है जी। बाकी कुछ एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन है वो बच्चे के लिए काम की नहीं होती, ठीक है, काम के नहीं होने का सहमत होता है, ये बस बेचारों की ख्वाहिशात होती है जो लिख देते हैं यहाँ पर कि भाई इंग्लिश में लिखो आंसर, हिंदी में मत लिखो, अच्छे आंसर होने चाहिए, क्लियर लिखो, ठीक है, वो ठीक है, वो कोई बात नहीं। हम आगे बात करते हैं बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 जरा ध्यान से समझना बेटा। सेक्शन नंबर 1 यहाँ इस सेक्शन मतलब इस पार्ट में आपके पास 7 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सारे क्वेश्चन करने, ध्यान रखना, इन्होंने इस बात को अच्छे से हाईलाइट करा है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करूंगा। देखो बेटा बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इस बात को, ये मत सोचना कि ऐसे चलो ऐसे देख लेते हैं, जैसे होते हैं ना हम कॉमेडी वीडियो देख लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, ठीक है, वही एक अलग चीज है, वो भी आप सुनो। लेकिन गाइस ये जो वीडियो है स्टडी वीडियो है, पढ़ाई की वीडियो है, तो इस वीडियो को देखने से पहले या देखते हुए हाथ में कॉपी पेन रख लो, ठीक है जी, कॉपी पेन लेके बैठो। ये बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट करवा दी है मैंने आपकी, ठीक है, आपकी ये मैंने पढ़ाई स्टार्ट करवा दी है, तो इसको बिल्कुल भी आप ऐसे ही मत लो कि भाई ठीक है चलो देख लेते हैं, ऐसे मजे मजे में देख रहा हूँ, नहीं बेटा, ठीक है, क्योंकि तो बेटा देखो मैं भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा बहुत आप भी मेरे लिए हार्ड वर्क करो, थोड़ा स्टडी करो। देखो यार देखो, अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आपकी कुछ नॉलेज बढ़ जाएगी तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मान लो मेरी वीडियो देखने से पहले आपको पास्ट पेपर्स के बारे में आइडियाज नहीं था और आप पास्ट पेपर को बहुत बड़ा, बहुत हवा टाइप समझ रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाए कि पास्ट ईयर पेपर्स ओके होते, इतना टफ नहीं होते, जितना इनको टफ बना के रखा हुआ होता है, ठीक है। तो बेटा कॉपी पेन लो और क्वेश्चन को लिखो, या क्वेश्चन के कुछ पॉइंट लिख लो यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं बेटा आपको बता देता हूँ, वो कहते हैं जी इन अ टू कम्युनिटी फ्रेमवर्क द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी MRS इज एवरीवेयर। देखो समझना, जब वो कहते हैं ना इज एवरीवेयर, इसका मतलब होता है एट व्हाटएवर द बंडल, कोई भी बंडल हो हर जगह पर जो MRS होगा वो 2 होगा, यानी आप कोई भी बंडल लिया हो, एक्स और वाई कुछ भी लिया हो, MRS हमेशा 2 होगा। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन योर MRS इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, विद और विदाउट पुटिंग द वैल्यूज, आप वहां पे वैल्यूज पुट करो या ना करो, वो MRS आपका हमेशा कांस्टेंट में आता है, ठीक है जी। ये चीज ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना बेटा, भूलना मत ही है एवरीवेयर, क्योंकि एवरीवेयर का मतलब हो जाता है हर जगह। लेकिन अगर आप मान लो आपका अगर आपका इंडिफरेंस कर्व कुछ इस टाइप से है, तो यहाँ वाले पॉइंट पर MRS कुछ और होगा, यहाँ वाले पॉइंट पे MRS कुछ और होगा, और यहाँ वाले पॉइंट पे MRS कुछ और होगा। लेकिन अगर बेटा आपका अगर इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन है, तो व्हाटएवर द बंडल, व्हाटएवर द पॉइंट, आपका जो MRS है बेटा वो सेम होगा, ठीक है।
तो ये होता है एवरीवेयर, MRS इज सेम एवरीवेयर। तो यहाँ पे MRS इज 2 बेसिकली कांस्टेंट टर्म। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। वो हमसे कहते थे प्राइजेस ऑफ टू गुड्स आर इक्वल, यानी प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ y इक्वल होंगे। अब वो कितने हैं वो हमें नहीं पता, बट इक्वल होंगे। तो बेटा अगर आप यहाँ पे प्राइस रेशियो लेके चलते हो तो वो कितना आ गया जी 1। अब वो कहते हैं ड्रॉ अ डायग्राम टू आइडेंटिफाई द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम, यानी आपको पूरा डायग्राम बनाना है जहाँ पे आप अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम सॉल्व करो। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। मैंने कहा है ना कॉपी पेन लेके बैठो, मैं भी कोई इधर नहीं कर रहा सॉल्व, ये तो मैंने सिर्फ आपको लिखा है। मैं भी कॉपी पे लिख रहा हूँ गाइस, समझना, मैं भी कॉपी पे लिख रहा हूँ, यहाँ वो नहीं लिख रहा। मैंने देखा बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं, वो लोग पेपर स्टार्ट करते हैं और पता नहीं क्या ही कुछ बोल देते हैं और यहीं पर छोटा छोटा सॉल्व कर देते हैं टेक्निकल टर्म में, और ये आंसर आ जाता है। आंसर तो नहीं लाना है यार, एक्सप्लेनेशन देनी है, डिटेल डिस्कशन करना है। ठीक है, तो बेटा आप वीडियो पॉज करोगा, कॉपी पेन नहीं लिया तो कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, चलिए जी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से। देखो बेटा मैं आपको ये बताऊंगा पहले, मैं हर क्वेश्चन के बेटा आपको रेफरेंस भी ट्राई करूंगा कि जो रेफरेंसेस आप समझ जाओ। क्या, जरा समझना ध्यान से। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका, अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, मान लो आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो ये आपका थर्ड सेमेस्टर में गाइस आपका कंज्यूमर थ्योरी था, कंज्यूमर थ्योरी, और उसमें एक टॉपिक आया था यूटिलिटीज चॉइसेस। ठीक है, यानी आप बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन करते थे वहां पर, ये वहां था। अगर गाइस ये तो वो है बेटा, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, और अगर गाइस अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से करके आए हो, या फिर आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं करा, सिर्फ इकोनॉमिक्स, बट ये एम इन इकोनॉमिक्स हो बट इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं किया है, तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, ये एक बुक है हॉल आर वेरियन, ये उस बुक का चैप्टर नंबर 4 और 5 का पार्ट है। ठीक है, वहां से रेफरेंसेस हैं। ठीक है जी, चलिए जी अब बात करें बेटा क्वेश्चन की। तो बेटा क्वेश्चन में कहता है जी MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 दे रखा है। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 यानी 2 दे रखा है, और वो कहते हैं एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब मैंने आपको बताया ना, एवरीवेयर का मतलब होता है एट एनी बंडल। देखो बेटा ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी आपको में ट्रेड ऑफ होता है, बेसिकली MRS से ट्रेड ऑफ, तो वहां पे बंडल होता है और ये हमेशा वेरिएबल में होता है। तो लेकिन अगर कुछ भी बंडल रखने पर अगर MRS हमेशा कांस्टेंट आए, वैल्यू XY को कुछ भी रखने पर अगर MRS कांस्टेंट आए, तो इसका मतलब होता है बेटा वो कांस्टेंट, मतलब वो बेटा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का MRS है। ठीक है बेटा, तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन योर प्रेफरेंस इज, when our preference is perfect substitute, perfect substitute। ठीक है जी, यानी यूटिलिटी इज इक्वल्स टू AX प्लस का BY, क्योंकि उसी का कांस्टेंट हो सकता है। अब आप देखो अगर आप इसका MRS निकालते हो तो MRS बेसिकली A/B आया, लेकिन MRS का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली अगर आप आइडियाज लेकर चलें, ये जैसे ये है MRS A/B, और क्वेश्चन में MRS 2 दे रखा है, तो इसको 2/1 कह सकते हो। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट के the A is equals to 2 relatively and B is equals to 1 in a relative form, whatever the value of A, बट A की जो भी वैल्यू होगी वो इस तरीके से होगी कि B से वो डबल है। अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी करो तो A is equals to 2B है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको बेटा वैल्यू पुट करनी है। अगर B 1 है तो A 2 होगा। तो बेसिकली आवर यूटिलिटी इज 2x प्लस का y। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर यूटिलिटी। आप समझ रहे हो बेटा मेरी बात को इधर, दिस इज आवर यूटिलिटी फंक्शन। नाउ हमारा बेटा ये यूटिलिटी फंक्शन है। अब हमारे को उन्होंने दे रखा है प्राइस रेशियो, वो कहते थे प्राइजेस ऑफ बोथ गुड्स आर इक्वल, बोथ गुड्स आर इक्वल, prices of both goods are equal. It means that Px is equals to Py.
so that when you sort the price ratio, so price ratio it means that px upon में py that is equals to 1, ठीक है, px upon में py that is equals to 1, ठीक है बेटा। तो बेटा प्राइस रेशियो 1 हो गया, ठीक है, और इसका माइनस बेटा 2 हो गया। अब क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उन्होंने बोला है कि भाई डायग्राम बनाओ और डायग्राम के बाद में बताओ जो ऑप्टिमम कंजम्पशन कहाँ पर आएगी। तो बेटा अब देखो जस्ट बेसिक सी बात है, अगर आप इसका डायग्राम भी बनाते हो तो डायग्राम कहाँ पर होगा, देखो आप ऐसा ऐसा सोचना बेटा, मान लो दिस इज आवर डायग्राम, बेसिकली हम अगर डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर तो बेटा डायग्राम्स मैंने इधर, सो अब ऐसे मान के चलो बेटा ये आपका हो गया इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व, इसको थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं, ये आपका हो गया जी इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, दिस इज बेसिकली आईसी। अब बात ये आती है कि बजट लाइन, देखो समझना, एमआरएस यानी एमआरएस इज द बेसिकली स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। वी नो कि एमआरएस इज कांस्टेंट, दैट मींस IC is the straight line, है ना, IC is the straight line because as we know that MRS is a constant term, and similarly basis पे प्राइस रेशियो जो है px by py वो है स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, एंड यू नो द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, तो बेसिकली वो भी कांस्टेंट। तो देखो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, ठीक है जी, मतलब एमआरएस भी कांस्टेंट और बजट लाइन का स्लोप भी कांस्टेंट। हाँ ये 2 दे रखा है और ये 1 दे रखा है, तो बेसिकली एमआरएस ज्यादा हो गया ऑटोमेटिकली। तो बेटा अब ये सोचो अगर एमआरएस ज्यादा है तो बेसिकली जिसका स्लोप ज्यादा होता है वो स्टीपर होता है, यानी आपको बेटा ये बात पता होना चाहिए कि मतलब आप कहते हो अगर ज्यादा स्लोप है, मोर स्लोप, ठीक है, एज लार्ज स्लोप देन द लाइन इज मोर स्टीपर, लार्जर स्लोप implies steeper line, जितना स्लोप ज्यादा होता है उतनी लाइन स्टीपर होती है, जितना स्लोप कम होता है उतनी लाइन बेटा फ्लैटर होती है। तो मुझे इतना बता दो फ्लैटर क्या हो गया, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व। यस आप लोग ठीक बोल रहे हो, क्योंकि बजट लाइन का स्लोप कम है तो वो स्लोप जो होगा वो फ्लैटर होगा और जो एमआरएस है या आईसी है वो स्टीपर होगा एज कंपेरेटिवली। चलो एक तो बेटा ये आपने व्यू देख लिया, तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया जी, फ्लैटर बनेगा जी आपका बजट लाइन जो है। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे आप लोग जरा, मान लो मैंने आपके लिए डायग्राम ऐसी ओरल बात कर रहा हूँ, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर हमारा बेसिकली यूटिलिटी होता है एंड बजट होता है, तो मुझे जस्ट इतना बताना, हमारे 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, या तो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते हैं या फिर अपने बजट को मिनिमाइज करते हैं। अभी के केस में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज आवर यूटिलिटी, मैक्सिमाइज दी यूटिलिटी, सो दैट अगर हम बेटा मैक्सिमाइज यूटिलिटी करते हैं तो ध्यान रखना आईसी हमेशा हायर पर होता है एंड बजट लाइन हमेशा लोअर पर होती है, एंड दिस इज द ऑलवेज द केस, बिकॉज जब आप अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हो तो हायर होता है एसी, ठीक है, और बेसिकली आपका साथ ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि बजट आपका जो बजट हो वो कम से कम हो, तो गाइस अगर आपका मिनिमम बजट की बात करते हैं, मिनिमम एक्सपेंसिव, तो उसमें गाइस आप कहते हो कि बजट लाइन जो है ना हमारी वो बेसिकली लोअर पर है, इसका मतलब आईसी हायर पर बजट लाइन लोअर पर, इतनी बात समझ में आ गई। यानी इसका मतलब तो ये हो गया कि इंडिफरेंस का आउटवर्ड बनेगा और बजट लाइन इनवर्ड बनेगी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बेटा बात करते हैं हम लोगों से ये कि भाई आंसर क्या होगा, एक्स होगा या वाई होगा। मुझे जस्ट बेटा इतना सा बता दो कि जब मैं जस्ट पहले सॉल्व करूँ फिर डायग्राम बनाऊंगा, एमआरएस प्राइस रेशियो से ज्यादा होता है, ठीक है, तो बेसिकली ये चीज कम है तभी तो वो ज्यादा है। देखो 2 वेज हैं, मैं तो इसको प्राइस लाइन की साइड से देखूंगा, ये कम है इन इक्वालिटी, है ना, और वो ज्यादा है, एमआरएस कम है मेरा बच्चा, एमआरएस यहाँ पर कम है बेसिकली। तो बेटा ध्यान रखना जब एमआरएस ज्यादा है प्राइस रेशियो कम है, तो बेटा ध्यान रखना जब एमआरएस ज्यादा होता है प्राइस रेशियो कम होता है, तो जो कंज्यूमर होता है वो ऑलवेज कंज्यूम
गुड एक्स, ठीक है बेटा, एजेंट ऑलवेज कंज्यूम गुड एक्स। ओके बेटा, यहां तक मेरी बात समझ में आई आपको? मैं रिपीट कर रहा हूं, एजेंट ऑलवेज कंज्यूम गुड एक्स कब? जब एमआरएस प्राइस रेशियो से ज्यादा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बजट लाइन बनाता हूं तो सबसे पहले तो बात इनवर्ट बनेगी। दूसरी खास बात क्या है कि हमारा आंसर ओनली एक्स का है। ओनली एक्स का मतलब हो जाता है यहां से बनेगी इधर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली बजट लाइन, सो दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज x इज इक्वल्स टू m by p1, ठीक है, एंड y एट दैट पॉइंट इज 0 बेसिकली, ठीक है। सो गाइस दिस इज द आंसर, ठीक है। अब आप एक चीज और आप बोल सकते हो, when you talk about that agent consumes only x, that means what? गुड y उसका 0 होगा, ठीक है जी। एजेंट अगर गुड x कंज्यूम कर रहा है तो गुड y 0 होगा। नाउ पुट द वैल्यू इन द बजट लाइन, दैट इज p1x, p2y is equals to income. When you put y is equals to 0, then p1x is equals to m and x is equals to m by p1. Got it? And y is equals to 0. So guys, this is the question number 1. And as you know, मैंने इस क्वेश्चन पे काफी डिटेल डिस्कशन किया है। यानी आप ये देखिए, अगर आपने प्रिपरेशन भी नहीं करी हुई बट आपने चीजों को पढ़ा हुआ कभी ना कभी, तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। बेटा देखो, यही टीचिंग मेरे ख्याल से होनी चाहिए कि बच्चों को सिर्फ पास्ट ईयर प्रैक्टिस करो, और जो सिलेबस है कंपटीशन में, जो सिलेबस है वो तो बेटा देखो सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप बेटा अपना जो पास्ट ईयर पेपर को इस तरीके से कर लेते हो कि आपका ऑटोमेटिकली सिलेबस भी रिवाइज हो जाए, तो बेटा आपको फिर सिलेबस को अलग से पढ़ने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। नाउ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक कंज्यूमर थ्योरी का हो गया। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा मेरे साथ में। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, ठीक है, जरा रीड करिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। दैट इज कॉस्ट मिनिमाइजिंग डिमांड फॉर लेबर एंड फॉर कैपिटल। तो बेसिकली दिस इज द कॉस्ट मिनिमाइजिंग डिमांड फॉर लेबर एंड दिस इज बेसिकली कॉस्ट मिनिमाइजेशन डिमांड फॉर कैपिटल, ठीक है। नाउ W और R बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर प्राइजेस, प्राइस ऑफ कैपिटल एंड वेज इज W द वेज ऑफ लेबर। कहते हैं फाइंड द प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है बेटा, फाइंड द प्रोडक्शन फंक्शन। आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से देखो, बहुत बढ़िया वीडियो है, ठीक है। मेरी सारी वीडियोस मोस्टली ऐसे ही होंगे गाइस, ठीक है। अच्छे से देखो गाइस इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को लिख लो, इन चीजों को लिख लो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो क्वेश्चंस में है, ठीक है। लिख लिया आपने क्वेश्चन गाइस? चलिए वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को लिखो, मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा स्टार्ट करते हैं बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। तो बेटा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो? देखो बेटा, वैसे तो मैं बताऊंगा कि जो क्वेश्चन है ये आपका प्रोडक्शन थ्योरी में से, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपका प्रोडक्शन थ्योरी में से। और अगर आप ध्यान दो क्वेश्चन में, तो उन्होंने आपको लेबर दे रखा है एंड लेबर बेसिकली इज अ फंक्शन ऑफ W यानी वेज रेट, R यानी रेंटल कॉस्ट एंड क्वांटिटी, ठीक है। देन दिस इज इक्वल्स टू Q बाय 50, Q बाय, या इसको Q में क्वांटिटी कैपिटल Q में लिख लेते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये आया जी आपका Q अपॉन में 50 एंड रूट R बाय W। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, डिवीजन भी कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन करते हुए, कि जब इनपुट्स डिमांड, बेसिकली लेबर इज द इनपुट, ठीक है, जब इनपुट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी आ जाए, इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी आ जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना उससे हम कहते हैं दिस इज द कॉम्पनसेटेड इनपुट डिमांड, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? कॉम्पनसेटेड इनपुट डिमांड, क्योंकि ये डिमांड जो है ये क्वांटिटी पर डिपेंड है एंड हियर द क्वांटिटी इज द कंटीजेंट क्वांटिटी। कंटीजेंट का मतलब होता है कांस्टेंट यानी गिवन क्वांटिटी,
ठीक है, जैसे कि आपको क्वांटिटी गिवन होती है, जैसे मान लो आप कहते हो सर हमारे पास ना एक अमाउंट है, क्वांटिटी है, हमारे पास ना 3 महीने हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज को प्रिपेयर करने के लिए, 3 महीने हैं, यानी आपने क्वांटिटी मुझे बता दी, ठीक है। एंड बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, इस क्वांटिटी के बेसिस पर आपको आईईएस क्रैक करना, आईएएस ऑफिसर बनना ही बनना है। तो अब क्या बोलोगे कि सर 3 महीने टाइम कम है, तो इस कम टाइम में यानी क्वांटिटी फिक्स्ड है, हमें एक एफिशिएंट स्टडी बताओ, यानी हमारे लेबर्स आवर्स की एक ऑप्टिमम बेसिकली डिमांड बताओ, हम कितने घंटे स्टडी करें कि हमारी ये 3 महीने में हमारा आईएएस क्लियर हो जाए। यानी आपने क्वांटिटी फिक्स कर दी है, आईईएस ऑफिसर बनना है, यानी इस आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कितने लेबर आवर्स लगेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप सारे वास्ट सिलेबस पढ़ो, नहीं, पूरा का पूरा वास्ट सिलेबस स्टडी करो ना, ना बिल्कुल ना गाइस, उतना पढ़ो जो आपको सिलेक्शन करवा दे। यानी अगर आप बेटा सारे पास्ट ईयर्स भी कर लोगे ना अच्छे से, ऑटोमेटिकली बेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बेसिकली आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा था, कंटीजेंट क्वांटिटी होता है। सिमिलर बेटा कैपिटल इज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू आर एन क्वांटिटी विच इज इक्वल्स टू क्वांटिटी बाय 50 एंड रूट डब्ल्यू बाय आर। नाउ उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने बोला जी प्रोडक्शन फंक्शन बताओ, प्रोडक्शन फंक्शन है। सबसे पहले तो बेटा आप इसका रेफरेंस समझ लो, ये रेफरेंस कहाँ से है, ठीक है बेटा, इधर इसका रेफरेंस समझो। अब एक बुक है बेटा स्नाइडर एंड निकोलसन, एक बुक है स्नाइडर एंड निकोलसन। अगर बेटा मैं कोई बुक बोल रहा हूँ और आपके पास बेटा वो बुक में नहीं है, तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, तो बेटा आप उस लिंक पर जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आपको सब चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली, सारी बुक, सारा स्टडी मटेरियल, सारे पास्ट ईयर पेपर्स, ठीक है। और इन केस कोई एक ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो और वहाँ पे आपको नहीं मिल रही, हो सकता है आपको नहीं मिले, ढूंढने से ढूंढ मिल रही है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिले तो बेटा आप बेसिकली हमें वहाँ पे चैट में जाकर मैसेज कर सकते हैं, हम बेटा आपका विद इन 24 आवर्स आपको एज सुन एज पॉसिबल, बेसिकली एक दिन से 24 घंटे से पहले पहले आपका गाइस आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। बेटा बुक है स्नाइडर एंड निकोलसन, ठीक है बेटा जी, स्नाइडर एंड निकोलसन एक बुक है। और इस बुक में बेटा पहली बात तो बहुत अच्छी बुक है फॉर योर प्रिपरेशन, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के और मास्टर्स कर रखे तो आपको ऑब्वियसली बात है आपने इस बुक के बारे में बहुत अच्छे से पहले से पढ़ा हुआ होगा। बट इस बुक का चैप्टर नंबर 10 है, दैट इज कॉस्ट। उसका जो कंसेप्ट है ना कॉस्ट, बड़ा बहुत अच्छा है। ये जो कॉस्ट चैप्टर है ना, ये बहुत बढ़िया कॉस्ट चैप्टर है, ये आपको बहुत सारी नॉलेज देगा। वहां पे बेटा टॉपिक आता है कि डेरिवेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन फ्रॉम द कंडीशनल इनपुट डिमांड्स, कंडीशनल इनपुट्स डिमांड, ठीक है। ये एक टॉपिक आता है, बेसिकली आप इसको पढ़ोगे तो आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ कि आपको मेरा क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये मैं आपको रेफरेंस भी दे रहा हूँ सारे के सारे, गॉट इट। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को अच्छे से। चलिए जी, अब बेटा समझना यहाँ पे ध्यान से, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो लिखिएगा बेटा फॉर प्रोडक्शन, फॉर अंडरलाइंग प्रोडक्शन फंक्शन, फॉर अंडरलाइंग प्रोडक्शन फंक्शन देखिए बेटा आपके पास में कॉम्पनसेटेड इनपुट डिमांड है, दैट इज लेबर इज इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन में 50 आर बाय डब्ल्यू। ऐसी कॉम्पनसेटेड इनपुट डिमांड है, दैट इज क्यू बाय 50 डब्ल्यू बाय आर। देखो बेटा सबसे पहले आप एक बात ध्यान रख रहे हो, जो आपसे उन्होंने बोला ना प्रोडक्शन फंक्शन में सब कुछ होता है, बट एक चीज को छोड़कर आपको पता है क्या चीज नहीं होती प्रोडक्शन फंक्शन में, आपको मालूम होना चाहिए बेटा। जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर ओनली, ठीक है। एंड समहाउ टेक्नोलॉजी होती है बट W और R तो नहीं होता, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो होती है बट बेटा W R नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वी हैव टू रिप्लेस, ठीक है, W एंड R फ्रॉम बोथ इनपुट्स डिमांड, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम दोनों का अलग अलग
दोनों का अलग अलग इनपुट डिमांड सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर हम यहाँ से बेसिकली W/R निकालते हैं तो ये आया जी आपका रूट में R/W इज इक्वल टू L50 L अपॉन में क्वांटिटी, या R/W आ गया जी आपका अब इसको 50 या इसको थोड़ा चलो ऐसे लिख देते हैं हम लोग 2500 L स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली बेटा आपने यहां से भी निकाला रूट में W/R इज इक्वल टू 50K अपॉन में क्वांटिटी एंड W/R स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो यह है 2500 K स्क्वायर बाय Q स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। एंड अच्छा सेकेंड इक्वेशन ही बोलोगे, आप इसको R/W में कन्वर्ट कर लो, ये हो गई Q स्क्वायर अपॉन में 2500 इंटू K स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है जी, नाउ कंपेयर बोथ equations, compare both equations। तो जरा गाइस ध्यान से समझना यहाँ पर, अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हो तो R/W इज इक्वल टू 2500 L स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। सिमिलरली ये भी R स्क्वायर अपॉन में 2500 K स्क्वायर। ठीक है जी, आपने क्या करा, ये रिप्लेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये अपने आप इक्वल हो जाएंगी चीजें वाली। ठीक है बेटा, ऑटोमेटिकली ये अपने आप इक्वल हो जाएंगी। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो गया जी 2500 इंटू 2500। ठीक है जी, और ये हो गया जी K स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल टू Q टू द पावर 4। समझ लो मेरी बात। अब यानी ये हो गया 2500 का होल स्क्वायर और K स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल टू Q की पावर 4। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग रूट स्क्वायर रूट, बेसिकली स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लो जी कॉमन। ठीक है जी, तो क्या आएगा जी, यहाँ से अगर आपने यहाँ से लिया तो 2500 का स्क्वायर K स्क्वायर L स्क्वायर Q स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड स्क्वायरिंग बोथ क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ से कैंसिल आउट, और जो ये कैंसिल आउट हुआ ये हुआ 2500 KL is equals to Q square. Now again taking square root on both sides, taking square root on both side. ठीक है, कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसमें आ जाएगा जी आपका 50 रूट KL इज इक्वल टू Q। ठीक है जी, बेसिकली Q इज इक्वल टू 50 रूट KL, यानी Q इज इक्वल टू 50 रूट KL। सो दिस इज योर, अब मुझे बताओ योर आउटपुट फंक्शन Q इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर दैट इज 50 रूट KL। So this is your underlying production function। ठीक है, underlying production function, got it? यहाँ तक मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? क्लियर? चलिए जी, देखिए बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स थे। देखो मैं एक चीज आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि आपको मैंने 2 क्वेश्चंस कराए, एक क्वेश्चन के से 2 पार्ट्स करवाए। ठीक है, और आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है, यानी मान के चल रहा हूं मैं कि आपने जो पढ़ा था सब भूल गए हो। देखो बेटा पास्ट पेपर्स करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये कि भाई मैं सॉल्यूशन कराया लेकर आऊं, आपके सामने दिखा दूं और मैं बस बोलता जाऊं, अंडरलाइन करता जाऊं, हाँ जी ये आ गया, ऐसे आ गया और ऐसे आ गया। एक तो वो तरीका बेटा, ठीक है, बहुत लोग उस तरीके को फॉलो करते हैं। एक तरीका बेटा मेरा दूसरा है, मैं ये मान के चलता हूं कि जैसे मुझे दिक्कत होती थी पढ़ने में, जैसे मुझे प्रॉब्लम्स होती थी कि भाई मुझे ये कैसे पता चल रहा है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे आ रहा है तो कैसे आ रहा है, या फिर कोई भी थियोरेटिकल कंसेप्ट है तो कैसे आ रहा है, या फिर
पास्ट पेपर में कोई भी क्वेश्चन आया है तो हमें उसका रेफरेंस पता हो कि वो उसका लिंक कहां से है। बेसिकली एटलीस्ट हमें बुक का तो नाम पता हो या उस टॉपिक के बारे में तो पता हो। बहुत बार क्या होता है हमें उस टॉपिक के बारे में नहीं पता होता और जबरदस्ती हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो जस्ट ट्राई कि मैंने आपको बेटा यही करा है कि मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन के साथ साथ उसका रेफरेंस बताया है और फिर क्वेश्चन में जितनी बारीकी वाली बात हो सकती है बेटा वो बताइए। यानी बेटा ध्यान रखना, फिर समझना, एग्जाम में ये जरूरी नहीं कि आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, अटेम्प्ट कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 100% आप IAS ऑफिसर बन गए। लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ते हुए चीज़ों को स्टडी करते हुए ये दिमाग में रख के चलते हो कि भाई मुझे सारे क्वेश्चन आने चाहिए, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आने चाहिए। नहीं गाइस, आपको पेपर में सारे क्वेश्चन आना कोई ज़रूरी नहीं है। बस इतना सा है कि आप जो क्वालिफाई करने के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, वो बहुत टू द पॉइंट होने चाहिए और एक्सप्लेनेशन ऐसी हो कि पढ़ने वाला को बिल्कुल ये लगे कि जैसे आप उसको पढ़ा रहे हो। एक स्टूडेंट की खास बात ये होती है कि स्टूडेंट जब कोई पेपर अटेम्प्ट करता है तो उस पेपर को ऐसे लिखता है कि जैसे वो अपने एग्जामिनर को पढ़ा रहा है और अपने एग्जामिनर को बता रहा है कि भाई ये टॉपिक ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ऐसे सॉल्व किया है। देखो बेटा ऐसा होता है टीचर्स और स्टूडेंट में, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल बताऊं तो स्टूडेंट का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टीचर। क्योंकि टीचर यानी जब मैं एज एन टीचर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आपको अपनी आवाज से अपने आप मैं चीजों को बता सकता हूँ फेस टू फेस या फिर अपनी वॉइस से कि मैंने कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। लेकिन बेटा जब आप अपना पेपर एग्जामिनर को देते हो, ठीक है, और एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है, तो बड़ा ध्यान से समझना, एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक कर रहा होता है तो आप उसके सामने नहीं होते, आपकी एक्सप्लेनेशन होती है। आप एग्जामिनर के सामने नहीं होते, ना तो आप होते ना आपकी आवाज होती है वहां तक, सिर्फ और सिर्फ आपका राइटिंग स्किल्स होते हैं। तो एग्जामिनर को ऐसा महसूस होना चाहिए कि जैसे उस आपकी राइटिंग में आप उसको बता रहे हो। आपने वो पुरानी आपने 70s 80s की मूवीज देखी है जब पहले लेटर्स लोग पढ़ते थे, मतलब मूवीज में दिखाते थे लेटर्स पढ़ते थे तो लेटर में चेहरा दिखता था, समझ रहे हो, जो होता था लेटर वहां पे चेहरा दिखता था। ये चीज आपने कभी ध्यान दी है? वही चीज आपको करना है यहाँ पर। जब एग्जामिनर आपका पेपर सॉल्व कर रहा होगा तो ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आपका चेहरा हो वहां पर, आपकी आवाज हो और आप अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है बच्चा, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन जब आप बेटा अटेम्प्ट करते हो तो एक एक चीज बता दो एग्जामिनर को, जैसे भाई ये क्या होता है, ये कैसे होता है। ठीक है, हाँ ये जो ये बेटा ये मत बताना उसे, ये जो रेफरेंसेस है ये उसको मत बताना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, होप्स तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। बेटा मेरा वही आपसे रिक्वेस्ट ही है, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेटा अगर कोई भी आपको वैल्यूबल कमेंट हो आपके गाइस हमें पक्का जरूर जरूर वैल्यूबल कमेंट दो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।